गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ऋषिकेश विजय ठाकरे और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 224 आया है। एंड मेरा बेसिक जो ग्रेजुएशन है वो आईआईटी बॉम्बे से है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव ऑल्सो डन जॉब एट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर 1 ईयर। ठीक है। उसके बाद बेसिकली मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो 2019 वाज द ईयर व्हेन आई स्टार्टेड माय यूपीएससी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगा कि क्यों यूपीएससी मीन्स वाई यूपीएससी और वाई सिविल सर्विसेज। इसके दो तीन मेन रीजंस है। एक रीज़न तो ये था कि बचपन से जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं। सबसे पहली चीज़ ये थी कि मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा प्रॉपर था। फादर मदर एजुकेटेड थे। सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा एजुकेशन प्रॉपर हो पाया। बट इन माय सराउंडिंग एरियाज़ मैंने देखा था कि काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम है, अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है, पावर्टी है, काफ़ी जगह पे इनइक्वालिटीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन है। और ये प्रॉब्लम्स देखने के बाद मुझे लगता था कि यार कैन वी कैन डू एनीथिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो तब जब भी कुछ बड़े लोग रहते उनसे बात करते तो एक जनरली वे सजेस्ट करते कि आप सिविल सर्विस या आईएएस बन के इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। तब से मन में कहीं ना कहीं पे ये चीज़ थी कि यूपीएससी करना है और आईएएस बन के ट्राई करेंगे कि सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको थोड़ा एड्रेस कर पाए और एक पॉपुलेशन जो है उनकी लाइफ्स में एक पॉजिटिव चेंज हम ला पाए। तो एक तो ये रीज़न था। सेकेंडली था मेरी इंटर्नशिप थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। 2017 में मैंने ऑक्सफोर्ड में एक प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो वो प्रोजेक्ट था ग्रीन इंजन डिज़ाइन एंड गियर डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन। मुझे वहाँ पे काम करने के बाद ये चीज़ें पता चली कि फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी चीज़ें इफ़िशेंटली काम करती है। वहाँ पे रिसर्च बहुत अच्छा है और वो जगह जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है कंपेयर्ड टू इंडिया। और इंडिया में काम करने का स्कोप काफ़ी है। देर आर वेरियस एरियाज वेयर यू हैव स्कोप ऑफ डेवलपमेंट। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार अब्रॉड वगैरह जाके काम नहीं करेंगे, इंडिया में ही अपना जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज करेंगे। सो दिस वाज द सेकेंड मोटिवेशन। एंड थर्ड मोटिवेशन वाज व्हेन आई वाज वर्किंग। बेसिकली जॉब करते करते एक इंसिडेंस हुआ जहाँ पे एक मुंबई रिफाइनरी में मैं काम कर रहा था। तो वहाँ पे एक हाइड्रोक्रैकर में एक ब्लास्ट होता है। तो इस ब्लास्ट ने एक्चुअली मुझे भी शेक ऑफ किया था कि अगर आप जो चीज़ कर रहे हैं तो इट मेड मी री थिंक री इवेल्युएट कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वेदर इट वाज योर सोल एम, आपने अभी तक सोसाइटी के लिए क्या किया है या फिर क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे मुझे सोचने के लिए उस इंसिडेंस ने प्रोवोक किया। एंड दैट इज़ व्हेन फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं कॉरपोरेट जॉब छोड़ दूंगा और यूपीएससी प्रिपरेशन करूंगा पूरे डेडिकेशन के साथ। 2019 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी देना है। आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। एंड प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि इस एग्ज़ामिनेशन की एक बात है कि आपको अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, प्लान नहीं है, तो चांसेस है कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगेंगे, जो कि मेरे साथ भी चीज़ हुई है। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। उसमें उस वक्त मेरा ऑप्शनल था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बट 3 महीने मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी करने के बाद ये चीज़ पता चली कि देर इज़ लॉट ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज़। सो ओवरलैप नहीं था, एक डिस्कनेक्ट हो रहा था और मुझे काफ़ी दिक्कत आई। तो मैंने 3 महीने स्टडी किया, लेकिन फिर बाद में इस डिसीजन पे पहुंचा कि कोई ह्यूमैनिटीज़ वाला ऑप्शनल लेते हैं। उसके कई रीज़न थे। एक रीज़न तो था कि जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ वाले ऑप्शनल का स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा था, लास्ट कुछ ईयर में परफॉर्म अच्छा कर रहा था।
और दूसरी चीज़ ये थी कि मटेरियल काफ़ी ज़्यादा रेडिली अवेलेबल थे। तीसरी ये चीज़ थी कि इंटरेस्टिंग भी था। तो ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल का और उसका ओवरलैप विद जनरल स्टडीज़ भी काफ़ी था। सो आई कैन यूज़ द नॉलेज ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट इन माई जनरल स्टडीज़ ऑल्सो, एंड इवन वाइस वर्सा, मतलब जनरल स्टडीज़ का भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑप्शनल में। सो ये कुछ रीजंस थे बेसिकली जिसकी वजह से मैंने चूज़ किया एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल। अब एंथ्रोपोलॉजी चूज़ करने का स्पेसिफिक रीज़न ये था कि उस टाइम पे मतलब 2018-19 में टॉपर्स वर फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, तो 360, 350, 330 एक अच्छा स्कोर आ रहे थे काफ़ी लोगों के। ऑल्सो एंथ्रोपोलॉजी की एक सबसे पॉजिटिव बात ये है कि सिलेबस काफ़ी हद तक स्टैटिक है। तो स्टैटिक सिलेबस होने की वजह से इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू कवर द सिलेबस। देन दूसरा ये था कि सिलेबस थोड़ा सा रिलेटिवली छोटा है तो कवर करने में आसानी होती है। एंड थर्डली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको आपकी सोसाइटी के बारे में चीज़ें पता चलेंगी, आपको ट्राइबल्स के बारे में कुछ इंसाइट मिलेंगी। और जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग हुआ कि मैंने बाद में मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी में भी एडमिशन ले ली, ताकि मैं उसको फर्दर भी परस्यू कर सकूँ। तो ये चीज़ें थी और मैंने एंथ्रोपोलॉजी एज अ ऑप्शनल डिसाइड किया। तो मैंने 2020 में अटेम्प्ट दिया, बट पहला अटेम्प्ट था, मेरा जनरल स्टडीज़ वगैरह प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं था तो मेरी प्रीलिम्स नहीं हो पाई। फिर मैंने वर्क करना चालू किया कि मेरे लेक्यूनास कहाँ कहाँ पे थे, कहाँ पे गैप था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उन सब के मेरे खुद के नोट्स बनाए। वो अलग अलग सोर्सेस से नोट्स बनाए थे मैंने, और ट्राई किया कि सिलेबस के सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। तो ये पहला काम मैंने किया। दूसरी चीज़ ये थी कि आंसर राइटिंग मैंने की सेकेंड अटेम्प्ट में। तो उसमें मैंने जितने भी जनरल स्टडीज़ प्लस ऑप्शनल इन पे आंसर राइटिंग पे फोकस किया मैंने। और बात आती है प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स उस समय जब मैं 2021 का एक अटेम्प्ट दिया, दैट इज़ वन ऑफ माई मतलब पहला मेरा सीरियस अटेम्प्ट था। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए उस ईयर में। हालांकि नंबर वेरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट वो क्योंकि मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था तो मैंने उस साल लगभग 75 मॉक टेस्ट दिए थे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से दिए थे। और 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। सो लगभग एग्ज़ाम को जाने से पहले मैंने 10,000 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। तो इट एक्चुअली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। और 2 घंटे का पेपर जो रहता है तो आई वुड एबल टू सॉल्व इट कंफर्टेबली विद इन 1 आवर्स 40 मिनट्स और 1 आवर 50 मिनट्स तक। तो एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट में मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बात थी सेकेंड अटेम्प्ट की। सो मैं एक्चुअली इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो मेंस का स्कोर था वो इतना ज़्यादा नहीं था, और इंटरव्यू में भी मुझे थोड़े कम मार्क्स पड़े। सो आई मिस्ड द फाइनल लिस्ट बाय 19 मार्क्स। सो दिस वाज द सेकेंड अटेम्प्ट। फिर मैंने एक्चुअली ट्राई किया कि देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हम अभी भी काम कर सकते हैं। सो मैंने जॉट डाउन किया कि मेरा मेंस में स्कोर कम है सब सब्जेक्ट्स में। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हाउ आई कैन इम्प्रूव अपॉन इट। ठीक है। फिर बाद में मैंने जो भी अपने नंबर ऑफ टेस्ट थे वो बढ़ाए, और 2022 का अटेम्प्ट दिया। 2022 के अटेम्प्ट में मेंस में स्कोर तो इम्प्रूव हुआ था, बट ऐसे में मुझे प्रॉब्लम हो गई। 2 ऐसे रहते हैं, उसमें से एक ऐसे का टॉपिक मैंने थोड़ा रॉन्गली इंटरप्रेट किया था, उसकी वजह से मेरा जो स्कोर था वो ऐसे में उतना नहीं आ पाया, जिसकी वजह से अगेन आई मिस्ड बाय 2 मार्क्स इन द आफ्टर द मेंस रिजल्ट। सो ये दिक्कत आई मेरी 2022 के अटेम्प्ट में। सो 2022 का अटेम्प्ट एक्चुअली एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि मैं लगभग जॉब छोड़ के 4 साल हो गए थे, 3 से 4 साल हुए थे, और एक ब्रेक थ्रू नहीं मिला था मुझे अभी तक।
तो आई वॉज ऑल्सो इंट्रोस्पेक्टिंग माई सेल्फ कि जो डिसीजन था वो सही लिया या नहीं, या फिर क्या करना चाहिए, कुछ बैकअप प्लान फॉलो करना चाहिए क्या वगैरह। तो दिमाग में ऐसा आया कि मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा खुद से ही कि जितना मैं मेरा 100% मैंने दिया है क्या अभी तक। सो आंसर था नो। क्योंकि कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी थे जो मैंने अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट किए थे मेरे थ्रू आउट द मेंस और थ्रू आउट द प्रीलिम्स, जो तीनों स्टेजेस है, इवन इन द इंटरव्यू स्टेज। तो मैंने सोचा कि एक एक बार और ट्राई करते, फुल एंड फाइनल अटेम्प्ट देते हैं, जितना भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उतना ट्राई करते हैं। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो आई विल एग्जीक्यूट माई प्लान बी। सो 2023 के अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की। और फिर से जो है मेंस को मैंने काफ़ी मजबूत किया। मैंने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग की, साथ साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज़ की भी आंसर राइटिंग की, और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट वगैरह दिए, सी सेट की प्रिपरेशन की। एंड फॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्लियर हुआ। और प्री और मेंस के बीच में जो 3 महीने रहते हैं, आई यूटिलाइज इट वेरी मेटिकुलसली। जितना साल भर में पढ़ाई नहीं की उतना मैंने 3 महीने में पढ़ाई की है। और इस बार मैंने जो मॉक टेस्ट थे, जो मेंस के मॉक टेस्ट रहते हैं, वो जैसे यूपीएससी जिस फैशन में कंडक्ट करती है उसी फैशन में दिए। एक दिन कंटिन्यूसली मैंने दो दो मॉक टेस्ट लगाए थे। सो बेसिकली इट इन अ वे इम्प्रूव्ड माय टाइम मैनेजमेंट, इम्प्रूव्ड माय एफिशिएंसी, और ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से अच्छे पेपर्स में लिख पाया था इस साल, और मेंस में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। सो बेसिकली मेरे मार्क्स लास्ट ईयर 712 थे, 712 से मैंने 803 मार्क्स स्कोर किए इस बार सिविल सर्विसेज मेंस में। तो काफ़ी ह्यूज 90 मार्क्स का अराउंड इम्प्रूवमेंट था। एंड बेसिकली इंटरव्यू के फेज़ में भी मैंने मेरे फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाया जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे। और उन्होंने बेसिकली, क्योंकि मुझे टाइम कम मिला था, 15 दिन ही मिले थे, माई इंटरव्यू वॉज इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो हमने 15-20 दिन में मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे उन्होंने मुझे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। हम आधा घंटा मिलते थे ऑन द वीडियो कॉल। दे यूज टू आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई यूज टू आंसर देम। एक्चुअली उस वजह से जो इनर्शिया रहता है वो आपका रिमूव हो जाता है, और जब इनर्शिया रिमूव हो जाता है तो आप कॉन्फिडेंटली इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस वाले अटेम्प्ट में इम्प्रूव की, एंड फॉर्चुनेटली आई कैन से कि ये चीज़ें काम कर गई, और आई आई कुड स्कोर अ गुड मार्क्स इन यूपीएससी 2023। और फाइनली रिजल्ट जब आया तब एक सेटिस्फेक्शन था कि हमारे जो भी एफर्ट्स थे इतने सालों से चल रहे थे, तो इट हैज़ पेड बैक एंड पेड बैक वेल। तो 224 रैंक आया। सो इट वाज अ वेरी हैप्पी फीलिंग, सेटिस्फाइड फीलिंग कि फाइनली एफर्ट्स ने मतलब जो भी हमारी मेहनत थी उसका फल मिल गया था। तो ये बेसिकली मेरी एक यूपीएससी की जर्नी थी। एंड अभी क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम नज़दीक है और मुझे बताया गया है कि आप लोग मेजरली इस वाले अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक मैं कुछ इंसाइट्स मेरे देना चाहूँगा। कंसिडरिंग कि आपका भी टाइम काफ़ी क्रूशियल है, बिकॉज जस्ट 40 days आर लेफ्ट एंड यू कैनॉट स्पेयर लॉट अमाउंट ऑफ टाइम। सो मेंस की जो बात है वो हम ट्राई करेंगे कि प्रीलिम्स के बाद एक और सेशन रखें तो उसमें कवर अप किया जाए। बट प्रीलिम्स के लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एक चीज़ है कि आप प्रीलिम्स के लास्ट 20 to 25 years के क्वेश्चंस एक बार तो सॉल्व करके जाइए। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं उसके रीजंस भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि ऐसा है कि प्रीलिम्स में बेसिकली क्वेश्चंस जो रहते हैं उसका एक फिक्स पैटर्न है। मतलब आप जब देखेंगे तो ऑप्शंस जो रहते हैं तो उसमें से गलत ऑप्शंस के कुछ पैटर्न रहते हैं, करेक्ट ऑप्शंस के कुछ पैटर्न्स रहते हैं। वो आपको तभी पता चलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर्स के 20 से 25 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो अगर स्टेटमेंट में किसी प्रकार का डेटा है, तो जनरली 9 में से 8 केसेस में वो स्टेटमेंट गलत रहता है। देन देर इज दिस एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कि जिसमें आपको एकदम स्पेसिफिक चीज़ें बताई जाएंगी, तो वो ऑप्शंस भी जनरली गलत रहते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ जनरलिस्टिक स्टेटमेंट रहते हैं, तो जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसके चांसेस बेसिकली करेक्ट होने के ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक भी केस अगर करेक्ट हुआ तो दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इंसाइट्स आपको तभी पता चलेंगे when you have solved 15 to 20 years questions और previous year questions of prelims। तो ये चीज़ें तो मस्ट है। सेकेंड थिंग है कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाए। मॉक टेस्ट से आपका जो, और वो भी टाइम बाउंड मैनर में, मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपकी सॉल्विंग स्पीड बढ़ेंगी, और उससे एक्चुअल एग्जामिनेशन में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं इतने इतने मॉक टेस्ट सॉल्व करके गया हूँ, सो आई कैन ऑल्सो सॉल्व द एक्चुअल यूपीएससी एग्जामिनेशन पेपर। ये चीज़ रहेंगी। एंड थर्ड थिंग इज़ कि प्रीलिम्स के एक्चुअली 6 मेन पिलर्स है। 6 मेन पिलर्स बेसिकली ये है, एक तो हिस्ट्री है, दूसरा हमारा जोग्राफी है, देन पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स है, इन पे आप एक अच्छी होल्ड बना के रखें। इनके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और इनको ट्राई करें कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाए। अभी तो फिलहाल 40 दिन के अराउंड बचे हैं, तो आप 1 या 2 रिवीजन कर सकते हैं। और रिवाइज करते समय ऐसा मत कीजिए कि आप डिटेल में पूरी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा प्रायोरिटाइज करें, कुछ चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स है जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, प्रियम्बल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, देन जुडिशरी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, फिर पंचायती राज सिस्टम्स है, फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है, वो आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दे और बाकी टॉपिक्स को थोड़ा सा जल्दी में रिवाइज कर ले। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी इन कमिंग नेक्स्ट 40 डेज, और इसको रिगरसली इम्प्लीमेंट करें। देन ये चीज़ें तो हो गई ब्रॉडली, और मैं ये बोलूँगा कि आप जब भी नेक्स्ट 40 डेज है उसका एक रफ प्लान बना ले कि अगले 10 दिन में कितनी चीज़ें कवर होनी चाहिए, 20 दिन में कितना होना चाहिए, लास्ट 10 डेज में मैं क्या करने वाला हूँ। सो ये सारी चीज़ों का आप एक प्लान बना लीजिए और उसको रिगरसली इम्प्लीमेंट कीजिए। पता है मतलब मैनी टाइम्स ऐसा होगा कि वॉट एवर द प्लान यू हैव मेड, सो इट्स नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, लेकिन अगर आप 70% भी उसको इम्प्लीमेंट कर देते तो भी आपको रिजल्ट दिखेगा। और काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होंगे इस पीरियड में, लोगों को डीमोटिवेशन होगा। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप आपका डेली प्लान बनाएं कि आज दिन में मुझे कितनी चीज़ें करनी है, कब करनी है, कितना टाइम देना है। तो इसकी वजह से क्या रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन एक डायरेक्शन में चलेंगी, सो दैट एक्चुअली कैन हेल्प यू इन कीपिंग योर सेल्फ ऑन द ट्रैक, एंड आप कॉन्फिडेंटली जो सिलेबस है और मॉक टेस्ट है वगैरह ये सब को टाइम मैनेज करके कवर कर पाएंगे। तो दिस वाज फॉर द जनरल स्टडीज़। और एक और चीज़ है सी सेट, क्योंकि लास्ट 2 to 3 years में सी सेट की लेवल अगर हम देखें तो काफ़ी हार्ड होते जा रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे भी याद है, मैं जब सी सेट का पेपर दे रहा था तो एक पल के लिए मुझे भी लगा था कि आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर द सी सेट पेपर, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे, लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे, तो दे वर क्वाइट लेंदी, and it was taking around 7-8 minutes to solve one numerical, and even after that chances were that we were getting wrong answers। so एक वो फियर था। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सी सेट के भी एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थरोली, मतलब 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड सेकेंडली अगर आपको कोई टॉपिक्स
जैसे किसी की स्ट्रेंथ है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी लोगों का स्ट्रेंथ रहता है, मैथ्स किसी का स्ट्रेंथ होता है, तो उन टॉपिक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एंड इवन जो वीकनेसेस है उस पर भी थोड़ा सा काम कीजिए। सो थोड़ा टाइम जो है उस पर भी डेडिकेट कीजिए और सी सेट को भी अच्छे से कवर कीजिए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो सी सेट की वजह से ना रुके। बिकॉज देर आर मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिनका इवन फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था 2022 में, लेकिन दे वर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स दिस ईयर, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ सी सेट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये बेसिकली एक प्रीलिम्स की ब्रॉड स्ट्रेटेजी थी। अब आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं एनी टाइप, सो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस देम। ओके। तो ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व तो करने पड़ेंगे, मतलब वो, क्योंकि एक काफ़ी इसेंशियल चीज़ है। हाँ। और बात ऐसी है कि अगर मतलब शुरुआत में तो दिक्कत आएंगी, सॉल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ दिन लगेंगे शुरुआत में, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी रिविजन्स बढ़ेंगी, आपका सब्जेक्ट पे जो होल्ड है वो बढ़ेगा, तो आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। बट सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की थिंग टू बी डन इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। सर मुझे ये पूछना था कि इंडियन ईयर बुक कैसे रेडी करें, वो बहुत कठिन लग रही है पढ़ने में मुझे। देखिए, एक चीज़ ऐसी है कि इंडिया ईयर बुक में से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें ही है जो इम्पोर्टेंट है इंडिया ईयर बुक में। अब वो चीज़ें कैसे कवर करनी है, तो आइदर आप सिंपली ये कर सकते हैं कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे कोचिंग्स की इंडिया ईयर बुक की समरी भी रहती है, तो वो उसमें से कुछ की इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे। तो आप उसके वो वीडियोस देख सकते हैं, उसमें से अपने कुछ नोट्स बना सकते हैं। ये एक चीज़ कर सकती है। या फिर आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन भी काफ़ी सारी इंडिया ईयर बुक की समरीज मिल जाएंगी, जिसमें सारे चैप्टर्स कवर नहीं रहते, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है बस उन्हीं में से कुछ चीज़ें जो है वो निकालते हैं। और बेसिकली इसमें से आप मिनिस्ट्रीज वगैरह इन सब के बारे में एक स्टडी कर सकती है। तो ये थोड़ा शॉर्टेस्ट, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वे है इंडिया ईयर बुक को कवर करने का। पर पूरी मत पढ़िए, पूरी काम की भी नहीं है, और आप उतना रिमेंबर भी नहीं कर पाएंगे। आपके रूम में जहाँ पे भी स्टडी वगैरह होगा तो वहाँ पे एक मैप लगा दीजिए। वेरियस लोकेशंस को, जब भी आपका पढ़ाई का मन ना करे तो मैप्स को एक बार देख लीजिए, जियोग्राफिकली देख लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी कंट्रीज से पास होता है, कौन सी नदी किस ओशन को जाके मिलती है, कौन से माउंटेन्स कहाँ से पास होते हैं, उनका अलाइनमेंट क्या है, इक्वेटर से कौन सी कंट्रीज पास होती है। तो ये सारी जो थोड़े बेसिक चीज़ें हैं। फिर स्ट्रेट्स जो रहते हैं हमारे, मलाक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इनको एक बार हाईलाइट करके रख दीजिए मैप्स पे। फिर इंडियन मैप का भी आप देखेंगे तो उसके भी बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लीजिए, और कैसे कैसे बेसिकली कहाँ कहाँ से जाती है। तो ये एक बेसिक चीज़ें आपको जब भी मन ना करे पढ़ाई का तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा सा दिमाग में ये अनकॉन्शियसली फिट हो जाएंगी, और जो आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाते मैपिंग के वो हो जाएंगे सॉल्व उसके। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर करंट अफेयर्स के लिए बता दीजिए, तो करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें। ओके ओके। तो करंट अफेयर्स एक्चुअली मैं मेरा खुद का बताता हूँ कि मैंने कैसे किस तरीके से किया। एक्चुअली मेरा जो प्रिपरेशन था, मतलब करंट अफेयर्स में मैंने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की है। अब 3-4 साल से प्रिपरेशन हो रहा था। तो सबसे पहले मैं क्या करता था कि न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू। और उसके साथ में मैंने ट्राई किया था कि विजन की मंथली मैगजीन फॉलो करूँ। लेकिन हुआ ऐसा कि न्यूज़पेपर पढ़ने में भी टाइम जाता था, मंथली मैगजीन जो है उसमें से करंट अफेयर्स कवर करने में भी टाइम जाता था, और साल भर में लगभग 10 से 12 ऐसी मंथली मैगजीन्स इकट्ठा हो गई। और हर मंथली मैगजीन लगभग थी 100 पेजेस, 100-120 पेजेस की। तो एक बहुत बड़ा स्टडी मटेरियल मेरे पास हो गया था जिसको रिवाइज करना पॉसिबल नहीं था। तो वो प्लान मेरा काफ़ी फेल हो गया। अब मुझे लगा कि यार कोई दूसरा प्लान लेते हैं। तो सेकेंड टाइम जब मैंने प्रिपेयर किया तो उस टाइम मैंने PT 365 पढ़ी। अब PT 365 में हालांकि पूरे साल भर के करंट अफेयर्स हो जाते हैं कवर, लेकिन दिक्कत ऐसी होती है कि PT 365 एक साथ आ जाती है 7-8,
और वो भी आएंगी तुम्हारी मार्च वगैरह के टाइम पे, मार्च के एंड में। तो 7-8 मैगजीन्स एक साथ कवर करना अगेन बिकम अ डिफिकल्ट टास्क। तो वो प्रॉब्लम हुआ, और उसकी वजह से फिर पहले तो एक बार कवर करना ही डिफिकल्ट था, और जब तक आप किसी चीज़ को 2-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे वो चीज़ें मेमोराइज नहीं होंगी। तो वो एक और ये था, मतलब मेरे लिए एक और चैलेंज बन गया था। तो फाइनली मैंने, मतलब जब मैं मेरा थर्ड अटेम्प्ट दे रहा था, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया यार कुछ तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालते हैं करंट अफेयर्स का। तो और मैं होम टाउन से प्रिपेयर कर रहा था, तो वहाँ पे द हिंदू तो अवेलेबल नहीं था। और मैंने फिर ऐसा किया कि ऑनलाइन एक सोर्स है ओनली आईएएस, तो उनके करंट अफेयर्स के वीडियोस रहते हैं। मतलब एक एडिटोरियल डिस्कशन रहता है और एक प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन रहता है। तो बेसिकली मैंने डेली बेसिस पे उनके नोट्स निकालना चालू किए। और जो नोट्स है वो बेसिकली मैंने जीएस पेपर वाइज निकाले। मतलब जीएस पेपर 1 के करंट अफेयर्स के नोट्स अलग, 2 के अलग, 3 के अलग, 4 के अलग। एंड इवन विद इन द पेपर आई डिवाइडेड द करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन द टॉपिक्स। मतलब जीएस 2 के अराउंड 20 सब टॉपिक्स थे। तो जो भी करंट अफेयर आर्टिकल आता था तो आई वुड रिलेट कि किस में फिट बैठता है। अगर आईआर का टॉपिक है तो उस सेक्शन में डालूंगा, अगर गवर्नेंस से रिलेटेड है तो गवर्नेंस वाले सेक्शन में, अगर पॉलिटी से रिलेटेड है तो उसमें, पावर्टी से रिलेटेड है तो उसके अंडर। तो ये सब हेडिंग्स में मैंने डिवाइड किया था। तो इससे बेसिकली फ़ायदा ऐसा हुआ कि एक तो डेली बेसिस पे मुझे ट्रैक रहता था कि करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, और सेकेंडली मेरा जो नोट्स जो बने तो हार्डली मेरे पूरे साल भर के करंट अफेयर्स के नोट्स मतलब 200 या 250 पेजेस में बन गए थे। तो इट वाज इजियर फॉर मी टू रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। और ये मैं इसलिए इम्फेसिस करना चाहूँगा क्योंकि जब प्रीलिम्स का भी समय आता है तो आपके नोट्स अगर बल्कि रहेंगे तो आपको रिवाइज करने में काफ़ी दिक्कत होंगी। एंड मेंस के समय पे आपको जीएस 2 और जीएस 3 इनका रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मैंने फॉलो की थी, और इनके जो वीडियोस है ये यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, तो फ्री आप फ्रीली आप भी यूज़ कर सकते हैं। और मतलब उसके बेसिस पे मुझे लगा कि यार ये थोड़ा एक सस्टेनेबल वे है। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूशन का भी डेली करंट अफेयर एनालिसिस फॉलो करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ट्राई कीजिए कि उसके आप पेपर वाइज और उसमें भी टॉपिक वाइज नोट्स बना लें, ताकि इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स बिफोर एग्जामिनेशन। तो मैंने करंट अफेयर्स का ये एक सस्टेनेबल वे में फॉलो किया था। एक्चुअली आपका सवाल काफ़ी सही है। मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, इवन पास्ट में भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी बार आई है कि कैसे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बनाए। और इवन ये प्रॉब्लम आपको आंसर राइटिंग वगैरह में भी आएंगी कि आप अपने थॉट्स को कैसे स्ट्रक्चर्ड मैनर में आर्टिकुलेट कर पाए। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये आपको कंटिन्यूसली लर्न करनी पड़ेंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें एक है कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। अगर आपको किसी भी मुद्दे पे बात करनी है या फिर किसी मुद्दे पे आंसर लिखना है, तो अगर आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है तो आप सीधे मुद्दे को हिट करेंगे। सेकेंड थिंग है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसको प्रायोरिटी हमें ज़्यादा देनी चाहिए, किस चीज़ को कम देनी चाहिए। अगर ये है तो आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीज़ों को एड्रेस कर पाएंगे। और थर्डली ऐसा है कि आप जैसे अगर राइटिंग प्रैक्टिस है तो उसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए लिखने का, ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो डेवलप हो। एंड जब आपको बात करने में दिक्कत आती है तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, डिस्कस करें। करंट अफेयर्स डिस्कस कर सकते हैं आप, कोई भी चीज़ जो पॉलिटिक्स में चल रही है, इकोनॉमी में चल रही है, आईआर में चल रहा है, तो उस मुद्दे को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, जिनसे भी आप क्लोज है उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका जो भी ड्रॉबैक्स है, हेजिटेंसीज है, वो सारी रिमूव हो जाएंगे। एंड इट कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। बट ये एक लर्निंग प्रोसेस है और ये कंटिन्यूसली होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं आपके साथ अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी एक्चुअली 8-10 दिन पहले स्टूडेंट ही था। मेरा इंटरेक्शन काफ़ी कम था, मतलब मेरे बस 2-3 फ्रेंड्स थे जिनके साथ बात वगैरह होती थी।
और फैमिली वगैरह से, फैमिली मेम्बर्स से बात होती थी। इनके अलावा मेरा पब्लिक इंटरेक्शन भी काफ़ी कम था। तो मुझे भी जब पहली बार सेशन लेने के लिए बुलाया था तो आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। गलतियाँ हुई है बोलते समय, कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कभी कोई चीज़ प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाते। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि यार ट्राई तो करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी आप जब शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो बस आपको शुरुआत करनी है। व्हेन यू स्टार्ट 50% ऑफ द जॉब इज़ डन। आपके मन की जो भी हेजिटेंसी है उसको दूर कीजिए। अगर आपको मतलब जो भी दोस्त है या फिर स्ट्रेंजर्स है उनसे बात करने में दिक्कत होती है तो बात कीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई हंसेगा, उससे ज़्यादा और तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दो बार आप जब ये हेजिटेंसी अपने मन में जो आपको दिक्कत है, डाउट्स है, वो आप रिमूव करना स्टार्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और चीज़ें अपने आप सिंपल होती जाएंगी। जैसे जैसे आप जब भी किसी सब्जेक्ट को स्टडी करती है, तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो इट मीन्स कि आपको उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट है। तो ये आपका बेसिकली नॉलेज जब आपका एनहांस होगा, आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव पता होगा, सारे फैक्टर्स पता होंगे, तो तब जाके आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट डेवलप होना चालू होगा। जब आप प्रॉपरली सिलेबस को फॉलो करेंगे, न्यूज़ फॉलो करेंगे, तो ये बेसिकली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट डेवलप करने में। तो ये भी मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखेंगे, बट शुरुआत करना ज़रूरी है। ट्राई कीजिए, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो जाएंगे। तो ऐसा है कि अगर आपको प्रीलिम्स में, मैं बोलता हूँ कि प्रीलिम्स में अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मेरे सक्सेसिवली मॉक्स में 90 अबव मार्क्स वगैरह आ रहे हैं और सी सेट में भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो आई विल से आप ये इस साल का अटेम्प्ट दीजिए। ठीक है, क्योंकि बात ऐसी होती है कि आपने जो चीज़ें बताई, जैसे इथिक्स आपका कवर्ड नहीं है, तो इथिक्स आप प्रीलिम्स के बाद भी कवर कर सकते हैं। हालांकि मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले कवर हो तो अच्छा है, बट एग्ज़ाम के बाद आपको 10 से 15 दिन लगेंगे इथिक्स को कवर करने में, बट इट कैन बी डन इवन आफ्टर प्रीलिम्स। एंड सेकेंडली ऐसा है कि ऐसे जो है, तो ऐसे के बारे में तो ऑलमोस्ट सब लोग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग प्रीलिम्स के बाद ही उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके कुछ क्लासेस वगैरह थोड़े बहुत लेके प्रैक्टिस करते हैं बाद में। तो अगेन सेकेंड थिंग इज सॉर्टेड। और थर्ड थिंग, जैसे आपने बताया कि ऑप्शनल का आपका 70% तक प्रिपेयर्ड है, 30% नहीं हुआ है, सो दैट ऑल्सो यू कैन कवर अप आफ्टर प्रीलिम्स। बस शर्त यह है कि आपको बाकी लोगों से थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे बाकी लोग 10 घंटे देते हैं तो आपको 12 घंटे या फिर 13 घंटे, 15 घंटे भी पढ़ाई करनी पड़ सकती है। बट मैं बताता हूँ कि आपने अगर प्रीलिम्स क्लियर की है और एक बार आपने मेंस अटेम्प्ट दिया है ना, तो इस 3 महीने में आप इतनी पढ़ाई करते हैं क्योंकि मोटिवेशन ही इतना ज़्यादा रहता है हमारे पीछे, और एग्ज़ाम के प्रेशर में हम काफ़ी पढ़ाई कर लेते हैं। क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि 3 महीने में मैंने इतनी पढ़ाई की है कि जितनी मैंने पूरे साल भर में नहीं की थी। तो उस चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैं बोलूँगा कि आप प्रीलिम्स के आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये डिसीजन ले। अगर आप 90 अबव 100 के आसपास जीएस में स्कोर कर रहे हैं, सो आप जाइए, इसका मतलब आपका जीएस का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है। और ऑप्शनल का जो चीज़ें बची है उसको जैसे ही प्रीलिम्स आपकी ख़त्म होती है, 1 या 2 दिन का रेस्ट ले, उससे ज़्यादा मत ले। डायरेक्टली जंप टू योर ऑप्शनल। ऑप्शनल का जो बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट करें, साथ साथ में पैरेलली इथिक्स का भी जो सिलेबस है कोई भी एक सोर्स से कंप्लीट कर लीजिए। कि बात ऐसी रहती है कि काफ़ी अगर कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जो रहते हैं उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे टाइम मिल सकता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी, तो ठीक है, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग दिस। बट अगर ऐसा है कि आपको रिगरसली कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा, एग्जामिनेशंस प्रॉपरली जो टेस्ट्स वगैरह होते हैं वो देने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स वगैरह होती है वो सबमिट करनी पड़ेंगी, तो इट बिकम्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू मैनेज यूपीएससी प्रिपरेशन विथ आवर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़। तो उसके बेसिस पे मैं बोलूँगा कि आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको यूपीएससी प्रिपेयर करना है तो एक्चुअली क्या होता है कि प्रीलिम्स तो मैनेज हो जाता है, बट प्री और मेंस के बीच में जो टाइम रहता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें अगर आप फुल टाइम यूपीएससी के लिए है तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
तो वो 3 से 4 महीने जो रहते हैं ना, वो काफ़ी क्रूशियल है। बस उन 3-4 महीनों को मैनेज अगर आप कर सकती है तो बढ़िया है। मतलब आप पीजी के साथ भी एग्ज़ाम दे सकती है। बट अगर कॉलेज वगैरह रेगुलर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैं बोलूँगा कि आप वेट कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो जीएस के सिलेबस में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे मत भागिए। सोर्सेज आप अपने लिमिटेड रखिए। 6 मंथ्स में भी आप प्रॉपर एफर्ट डाल के सिलेबस कवर किया जा सकता है। और उसमें एक और चीज़ है कि आप जिस भी सब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे, तो उसके आप अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आर वेरी बेनिफिशियल वाइल रिवाइजिंग। तो वो अपने साथ बना लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहिए। तो पॉसिबल है 6 मंथ में भी कवर हो जाएगा जीएस का। हाँ, मैंने हैंड रिटन नोट्स ही बनाए हैं। बट लास्ट लास्ट में, मतलब लास्ट 5 मंथ्स में, मैं अभी, मतलब जब मैं एक्चुअली इस अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो दिसंबर से अभी 14 अप्रैल तक मैंने नोट्स बनाए हैं, तो वो मैंने डिजिटल में शिफ्ट किए, क्योंकि वो एडिट करना थोड़ा आसान हो जाता है। बट दोनों मोड पे आप कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पे मेरे करंट अफेयर के जो नोट्स है वो भी अपलोड कर रखे हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप मतलब इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वो जो नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि मतलब कैसे नोट्स वगैरह बनाना है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। मैं मतलब आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ऋषिकेश ठाकरे _AIR 224 है। तो ये आप कर सकते हैं ज्वाइन। उसमें आपको फिर करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह किस तरीके से प्रिपेयर किए वो दोनों मिल जाएंगे। मेरे ऑफलाइन हैंड रिटन नोट्स भी मैंने डाले, और ऑनलाइन जो मैंने बनाए थे वो भी मैंने अपलोड किए हैं। मैं चाहे तो टेलीग्राम चैनल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक्चुअली सीसेट के लिए क्या किया था, लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो सॉल्व किए थे। मतलब इसमें मैंने टाइम लगा के नहीं किया था। मैंने एक्चुअली 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसके सॉल्यूशंस का एनालिसिस किया था। तो बेसिकली उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी आ जाता है, आपके जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो भी आ जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाता है, साथ साथ में सारी चीज़ें कवर होती है। और अगर आप सीसेट में भी देखेंगे तो इसमें भी एक ट्रेंड है। मतलब कंसेप्ट वही लगेगा, बस वैल्यूज चेंज की जाती है काफ़ी बार, और थोड़ा सा लेंदी बना दिया जाता है। तो अगर आप अभी फ़िलहाल क्योंकि टाइम कम है, तो इसीलिए फुल फ्लेज कोर्स करने से अच्छा है अगर आप लास्ट 5 इयर्स के 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व कर ले और उसके सॉल्यूशंस को एनालाइज कर ले, तो इतना वुड बी सफिशिएंट टू क्लियर द सी सेट। 67 मार्क्स आपको उसके अबाव लाने में आसानी से आप लेके आ सकते हैं। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं बिकॉज द टाइम इज़ लिमिटेड नाउ। बट अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में लोग अगर दे रहे हैं, तो आई विल से कि आप सारे टॉपिक्स के थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। चलिए इसमें थोड़ी सी आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे कम टाइम में इन रिपोर्ट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये भी एक रिपोर्ट है, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट है, और सेकंड एआरसी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो काफ़ी सारे टॉपर्स भी कोट करते हैं, मैंने भी काफ़ी बार कोट किया है। तो इसकी ट्रिक ऐसा है कि आप ये जो रिपोर्ट्स है इनकी इंडेक्स की प्रिंट आउट ले लीजिए। तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि सेकंड एआरसी ने हो गया या फिर नीति आयोग ने हो गया, किन किन एरियाज में रिकमेंडेशन दिए हैं। और ये इतने वाइड एरियाज रहते हैं कि आपके दिमाग में जो भी रिकमेंडेशन आएंगी वो कहीं ना कहीं पे सेकेंड एआरसी ने मेंशन कर रखी होंगी, या फिर नीति आयोग के जो भी इंडेक्सेस रहेंगे उसमें मेंशन कर रही होंगी। तो आप जब भी क्वेश्चंस आता है उन टॉपिक्स पे, तो डायरेक्टली आप कोट कर सकते हैं कि नीति आयोग ने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये रिकमेंडेशन दे रखी है, सेकेंड एआरसी ने ट्रांसपेरेंसी के लिए ये रिकमेंडेशन दे रखी है। तो ऐसे आप इसको कोट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें से बस कुछ की चीज़ें ही एक्सट्रैक्ट करें, 1 या 2 पेजेस में उसमें से आप क्या एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बस उतना ही एक्सट्रैक्ट कीजिए। पूरी रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डिटेल में भी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें रिमेंबर नहीं होंगी। तो बस हमें थोड़ा स्मार्टली स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि रिपोर्ट हम प्रॉपर जगह पे यूज़ कर सके। जी सर। सर और एक था कि हम्म जो नीति आयोग एंड
स्ट्रेटजी 75 था, उसका डेटा ना 22 के लिए रिलेवेंट था, वो ओल्ड डाटा हो जाएगा उससे, अगर उसका डेटा डेटा, हाँ, तो थोड़ा ओल्ड तो रहेगा, बट 2022 है तो इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इतना भी। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो फिर थोड़ा सा दूसरी जो भी रिसेंट कुछ आएंगे रिपोर्ट्स वगैरह तो उसका यूज़ कर सकते हैं। बट 2022 तक का भी डेटा चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। 2024 में तो काम कर ही लेगा इस साल के लिए। सर आप कुछ दूसरे सोर्स बता सकते हैं वैल्यूएशन के लिए? हाँ, वैल्यू एडिशन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है टॉपर्स की आंसर कॉपीज। मतलब काफ़ी कम टाइम में आपको ये पता चलेगा। बेसिकली टॉपर्स की आंसर कॉपीज में बोलूँगा कि आप इवेलुएट कीजिए। उसमें भी जिस टॉपर को जिस जीएस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स मिले उसकी उस सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ को इवेलुएट कीजिए, ताकि आपको ये पता चलेगा बेसिकली कि टॉपर्स क्या लिखते हैं और किस वजह से उनको अच्छे मार्क्स आते हैं। और इस उसमें से आपको बेसिकली कुछ डायग्राम्स भी मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ मिलेंगे, जजमेंट्स मिल जाएंगे, प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है आंसर्स का ये मिलेगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने भी काफ़ी टॉपर्स की आंसर कॉपीज इवेलुएट की थी। तो इंटरनल सिक्योरिटी का जब क्वेश्चन आता था तो जनरली मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखी थी ताकि मैं उसको एक्चुअल एग्ज़ाम में इवेलुएट कर पाऊँ। जैसे इसको मैं थोड़ा सा ये कर सकते, ओके, हाँ। तो यहाँ जैसे इंटरनल सिक्योरिटी पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक छोटा सा मैं क्या करता था, एक मैप बना लेता था इंडिया का, और उस पे अलग अलग जो भी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है उसको मैं दिखा देता था। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अपनी जो कंटेंट है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, एंड एक जो मोनोटोनी है वो भी रिड्यूस होती है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में, जैसे इधर इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि ड्रग्स ड्रग स्मगलिंग का इशू है। ठीक है। यहाँ से एक और प्रॉब्लम है आर्म्स स्मगलिंग का। ठीक है। अब इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको पता होगा कि जैसे कैटल स्मगलिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है। और दूसरी एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी इशू रहता है। तो आप इसको जैसे एरो करके यहाँ पे बता सकते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है। अब आते हैं हम जम्मू कश्मीर के एरिया में। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी है। फिर पंजाब वाले एरिया में ड्रग्स का प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर यहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया का इशू है तो यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। गुजरात में या फिर सी एरिया से जो है यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये बेसिकली मैं 1/4 पेज में बना लेता था। तो इससे क्या होता है कि एक ही डायग्राम में मैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है उनको हाईलाइट भी कर पा रहा हूँ, दिखने में भी अच्छा दिखता है, और एक जो वर्ड्स की मोनोटोनी रहती है वो भी ब्रेक हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये बेसिकली आप जब टॉपर्स की आंसर कॉपीज वगैरह इवेलुएट करेंगे तो ऐसे कुछ नई चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि जो आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। एंड इनोवेशन, और खुद से भी अगर आप इनोवेट कर पाए तो कर सकते हैं। दैट विल गिव यू हाफ मार्क और 1 मार्क एक्स्ट्रा फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स, एंड दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। ये देखिए, मैं मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से 1 से 1.5 साल जो है ना, दैट इज़ इनफ टू प्रिपेयर ऑप्शनल एज वेल एज जनरल स्टडीज़। क्योंकि ऑप्शनल को मैं बोलूँगा अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 महीने तो देना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आपका मतलब ऑप्शनल कौन सा है। अगर टेक्निकल ऑप्शनल है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी 6 महीना तो आपको ऑप्शनल को देना ही है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट 7 से 8 महीने हैं वो आपको देने हैं जनरल स्टडीज़ की पूरा सिलेबस कवर करने को और उसके नोट्स बनाने को। और बाकी के जो बचे हुए 4-5 महीने 6 महीने हैं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। और साथ साथ में अगर आप पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स की एक रिगरस प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 6 महीने जो है वो आप प्रीलिम्स को ही दीजिए पहली बार अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो, क्योंकि एक हेजिटेंसी रहती है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आई विल से 1 साल से 1.5 साल में अच्छे से रोबस्ट प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप टाइम प्लान को फॉलो करें और स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करें तो। आपको अगर मेंस पे
ज़्यादा मतलब मेंस पे अगर कॉन्फिडेंस है तो फिर प्रीलिम्स देने का मतलब बनता है। क्योंकि कभी एक्चुअली मेरे साथ भी क्या हुआ था, पहले दो जो अटेम्प्ट थे तो उसमें मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर्ड नहीं था प्रॉपरली। तो भले ही मैंने प्रीलिम्स क्लियर की थी लेकिन मेंस में क्लियर नहीं कर पाया था। तो बेसिकली आपका ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है, तभी आप प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस भी क्लियर करके आगे बढ़ पाएंगे। तो एक चीज़ अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट प्रॉपरली टारगेट करना है जिसमें आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करके जीएस भी अच्छे से प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करके दे सके, तो आप नेक्स्ट वाला जो अटेम्प्ट है उसको सीरियसली टारगेट कीजिए। क्योंकि अभी भले ही प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो मेंस अटक जाएगा और फिर वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा कि अगर आप जिस भी कोचिंग में या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो नोट्स आपको दिए जाते हैं या आप बनाते हैं या डिक्टेट किए जाते हैं तो वो आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। अब मैं इसमें एक चीज़ बस ऐड करूँगा कि आप वो नोट्स एक बार खुद से देखिए और उसको कंपेयर कीजिए सिलेबस के टॉपिक्स के साथ। अगर आपको सिलेबस के कुछ टॉपिक्स दिखते हैं कि यार ये चीज़ें हमारे क्लास के नोट्स में कवर्ड नहीं है, तो बस उतने ही टॉपिक्स के खुद से नोट्स बनाएं। आप रिपीटेशन ऑफ एफर्ट्स ना कीजिए, जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई है उसको और दूसरी जगह से फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज लिमिटेड रखिए। बस जो तीन चार टॉपिक्स कवर्ड नहीं हुए हैं उनके लिए आप गूगल कर सकते हैं या फिर कहीं दूसरे सोर्स से उसको कवर कर सकते हैं। हाँ, मेंस में एक्चुअली जनरल स्टडीज पेपर 2 और पेपर 3 में काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए आपको मेंस के लिए जब आप जा रहे हैं तो एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि मेनी ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स, तो वो तो प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ये देखिए मतलब मीडियम का बैरियर हो सकता है, लेकिन जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन है मेंस में आपको पूछा गया है तो सबसे बेसिक चीज़ जो है कि क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस होनी चाहिए आप जो भी लिखेंगे। और इसमें फॉर्मेट में चेंजेस हो सकते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ में लिखना पसंद करेंगे, कुछ पॉइंट वाइज लिखना पसंद करेंगे। बशर्ते ये है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करें, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब सेकंड चीज़ आती है कि आपके आंसर में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रॉपर इंट्रो रहे। बॉडी में जो चीज़ें पूछी है, बॉडी में भी काफ़ी बार 2-3 पार्ट्स में पूछते हैं क्वेश्चन, तो जितने भी पार्ट्स पूछे गए हैं तो वो आपको प्रॉपरली मेंशन करते आना चाहिए। ठीक है, और थर्ड ये है कि प्रॉपर एक कंक्लूजन होना चाहिए। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ वैल्यू एडेड चीज़ें होनी चाहिए आंसर्स में। जैसे कि अगर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की बात की जाए तो ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन है तो उसमें डायग्राम्स कुछ होने चाहिए। सोसाइटी पे क्वेश्चन अगर आता है तो एक डेटा या फिर रिपोर्ट होनी चाहिए उससे रिलेटेड। पॉलिटी का क्वेश्चन है तो उसमें आप आर्टिकल्स यूज़ कीजिए, जजमेंट्स यूज़ कीजिए। ये जो कमिटीज़ है, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, इन सब के रिपोर्ट्स यूज़ कीजिए। फिर अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का आता है तो ट्राई कीजिए कि मैप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए। इकोनॉमिक्स का अगर आता है तो इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट से कुछ पॉइंट्स उसमें इंक्लूड कीजिए, जो कि आपके पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने में मदद करेगा। साइंस एंड टेक का अगर आता है तो उसमें डायग्राम्स यूज़ कीजिए, जिससे आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का मैंने बताया कि आप ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिस मैप्स वगैरह जो है, ताकि आपके आंसर की विजिबिलिटी बढ़ जाए और उससे ज़्यादा क्लैरिटी आए। तो ये चीज़ें आप अच्छे आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और आपको टॉपर्स की कॉपीज़ को रेगुलरली आप एनालाइज करते रहिए, रिव्यू करते रहिए, और अपने खुद के आंसर्स आप कंपेयर कीजिए कि मेरे आंसर्स में और मैं क्या क्या एडिशन कर सकता हूँ ताकि अच्छे आंसर्स तक पहुँच जाओ। आई थिंक मतलब क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो गए। फिर भी अगर जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है आपको, वहाँ पे मैं कभी कभी डिस्कशंस जो है, मतलब जो भी है डिस्कशंस करेंगे। तो वहाँ पे भी अगर आपको लगे कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ कि जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो टॉपिक्स को हम इंटरलिंक नहीं कर पाते काफ़ी बार। तो इसीलिए ऐसा मतलब जब भी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये काफ़ी स्ट्रेंज क्वेश्चंस है। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहिए, भले ही शुरुआत में, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है कंप्लीट।
लेकिन जैसे जैसे आपके एक दो रिविजन्स हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाता है। मैं ये भी बोलूँगा कि आप क्वेश्चंस जैसे एनालाइज करते हैं ये काफ़ी अच्छी हैबिट है और इसको कंटिन्यू रखिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। और अभी ऑनलाइन आपको मॉडल आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो जिस क्वेश्चन में आपको ऐसी दिक्कत आती है कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, प्रॉपरली पता नहीं चल रहा कि क्या इस क्वेश्चंस में होना चाहिए, तो आप उसका मॉडल आंसर देख लीजिए। उससे आपको एक आइडिया पता चलेगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है और इसमें ये पॉइंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। डिमांड जो है क्वेश्चन की पहले तो उसे एड्रेस कीजिए, ठीक है। और आ, उसमें बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये दो चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम शब्द में भी जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एड्रेस कर लेती है तो वेल इनफ है। और अगर आपको ये दिक्कत होती है बार बार तो मैं कहूँगा कि आप टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए कि वो लोग कैसे लिखते हैं, उनकी वर्ड लिमिट फॉलो होती है या नहीं होती है। तो आप वो उन चीज़ों को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जिनके मतलब जिन लोगों के जिस जिस जीएस में अच्छे मार्क्स आए हैं, ऑप्शनल में जिनके अच्छे मार्क्स आए उनकी आंसर कॉपीज़ को एक बार देखिए तो आपको एक रेफरेंस मिलेगा कि इस स्टैंडर्ड्स के आंसर रिक्वायर्ड है, इस लेवल की लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, या इन चीज़ों से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो ये आप रेगुलर बेसिस पे ये एक्सरसाइज कीजिए। मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेरे जो भी आंसर कॉपीज़ है उसको अपलोड किया है। आप मेरे आंसर कॉपीज़ भी देख सकते हैं और बाकी टॉपर्स के भी आप देखिए तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और कितने वर्ड लिमिट में हमें लिखनी चाहिए। तो इट वाज अ नाइस इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। आपके जो भी क्वेश्चंस थे तो आई ट्राइड माय बेस्ट टू सॉल्व इट। मैं वैसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहूँगा। आने वाले दिनों में मैं अपने जो नोट्स है उनको भी मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे। और जैसे भी स्ट्रेटेजीज रहेंगी, जैसे प्रीलिम्स आने वाला है तो प्रीलिम्स से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, और जो प्री और मेंस के बीच का जो 3 महीने है उसको कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करे तो मैं उस पर भी अपलोड करते रहूँगा। और प्री के बाद में मैंने यहाँ पे बात की है तो एक और इंटरेक्टिव सेशन लेंगे ताकि आपको मेन स्पेसिफिक चीज़ों के डाउट्स जो है वो आपके सॉल्व हो पाए। तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। मैं अपना टेलीग्राम का चैनल का नाम एक बार और लिख देता हूँ, आप लोग वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।